हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। इस वीडियो में हम भारत और छत्तीसगढ़ के अंदर वन्य जीवों का संरक्षण को हम देखेंगे कि उन्हें किस प्रकार से संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। जैसे कि हमें पता है कि मानव की गतिविधियों से जो वन्य प्राणी हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा खतरा होते जा रहा है। कई सारे ऐसे भी जीव हैं, प्राणी हैं जो कि विलुप्त हो चुके हैं, और कुछ ऐसे प्राणी हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि सन 1968 में IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा एक रेड डाटा बुक जारी किया गया था। ठीक है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, इस प्रकाशन मतलब इस बुक के अंदर जो किसी विशेष क्षेत्र में जितने भी मौजूद पौधे होंगे, ठीक है, या फिर कवक बोल लो, या फिर कोई भी जानवर हो, ठीक है, इन सब का, या कोई भी वन्य जीव है, या फिर जो कोई विशेष क्षेत्र में कोई प्रजाति निवास करती है, उन सब का रिकॉर्ड रखती है कि कौन लुप्त प्राय पौधे या फिर प्रजातियों के अंतर्गत आता है, या फिर कौन दुर्लभ प्रजातियों के अंतर्गत आता है। इन सब का रिकॉर्ड जो है इस रेड डाटा बुक के अंदर रखा जाता है, जो कि 1968 में IUCN के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो जैसे कि इन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए कई सारी क्या बोलते हैं संस्थाएं बनाई जाती है, कई सारी जैसे कि हमको पता है कि वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि टाइगर रिजर्व या बाघ रिजर्व बनाया जा रहा है किसी भी वन्य जीव अभ्यारण्य को। तो क्यों ऐसा बनाया जा रहा है? ताकि उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा सके। ठीक है, तो इन्हीं सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि भारत और छत्तीसगढ़ दोनों से संबंधित होगा। इस प्रकार यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, VIMP होने वाला है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे CGPSC हो, SSC हो, रेलवे हो, UPSC हो, या किसी भी स्टेट PCS का एग्जाम हो। हर एक लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरुआत में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कैसे वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है अभी भारत में, छत्तीसगढ़ में कितने, इन सबको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए हम पहले एक इंट्रोडक्शन लेते हैं छोटा सा। जैसे कि हमको पता है वर्तमान में भारत में कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 104 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क। ठीक है, उसी तरह 551 वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, तथा 131 समुद्री संरक्षित क्षेत्र है, समुद्री संरक्षित क्षेत्र। इसी प्रकार 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, इस प्रकार अगर और देखेंगे तो जैसे कि हमको पता है अभी वर्तमान में भारत में मतलब नवंबर 2022 तक भारत में 24 टाइगर रिजर्व है। इसी प्रकार कई सारे हमारे भारत के अंदर पक्षी अभ्यारण्य भी बनाए गए हैं। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य क्यों? अब इन सबसे हमको क्या समझ में आ रहा है कि जीवों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय उद्यान बनाकर, राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य बनाकर, समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित करके, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाए, या फिर टाइगर रिजर्व या पक्षी अभ्यारण्य, इन सबके माध्यम से वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है वो हमको समझना हो, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो राष्ट्रीय या फिर नेशनल पार्क इंग्लिश में से कर लो, नेशनल पार्क। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र होता है, ठीक है, जहां पर वन्य जीवों की सुरक्षा और रख रखाव के लिए एक आरक्षित होता है। ठीक है, जो ये राष्ट्रीय उद्यान होता है एकदम से आरक्षित क्षेत्र होता है। ठीक है, जहां पे वन्य जीवों का रख रखाव किया जाता है, उनका देख रेख किया जाता है और सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये जनरली केंद्र स्तर पर होता है, केंद्र सरकार जो है इसकी देख रेख करता है। ठीक है, और जो ये क्षेत्र होता है इसमें मानव गतिविधियों को एकदम से परमिशन नहीं होता। ठीक है, मानव एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी इसमें अलाउड नहीं होता। ठीक है, ये मानव गतिविधियां एकदम मना होता है। ठीक है, किसी भी तरह का यहाँ पे जैसे वानिकी करना, पशु चराना, या फिर कोई भी निजी स्वामित्व का अगर उधर जमीन है तो वो सब भी इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत नहीं आ सकता। ठीक है, ये पूरी तरीके से संरक्षित आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं पर अगर देखा जाए तो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो वन्य जीव होते हैं उनमें प्राकृतिक रूप से संरक्षण प्रदान होता है, प्राकृतिक रूप से। ठीक है, और ये जनरली राज्य के अंतर्गत आते हैं, किसी भी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, राज्य सरकार इनकी ज़्यादा देखरेख करती है। और यहाँ पर थोड़ा बहुत जो जनता होती है, ठीक है, उन जनता को थोड़ा बहुत यहाँ पे अपना गतिविधि करने के लिए अलाउड होता है। ठीक है, वो कुछ कार्य कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जानवर की चराई कर लिए, पशु चरा लिए, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत लकड़ी उकड़ी काट लिए, इस तरह से यहाँ पे थोड़ा बहुत परमिशन होता है, उतना भी ज़्यादा नहीं बट होता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी तरह का ह्यूमन एक्टिविटी को वहाँ पे परमिशन नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इसमें जो प्रजाति, इसमें क्या किया जाता है कि जो पक्षी हो गए, जानवर हो गए, उनमें विशेष प्रजातियों की सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत एक निश्चित सीमा तक ही ये इसमें खुला रहता है लोगों के लिए। ठीक है, अब चलिए हम शुरुआत करते हैं
पहले हम भारत के अंदर देखेंगे कि कितने तरह का या फिर कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, अलग अलग राज्यों में क्या क्या है, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। हम इसके बाद छत्तीसगढ़ पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर जैसे कि आप सबको पता होगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, ठीक है। तो जैसे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था, ये सबको आप भी नोट डाउन करते चलिएगा, मैं बस यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा, आपको नोट डाउन करना और समझना है, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था उसका नाम हेली नेशनल पार्क था, हेली नेशनल पार्क, ठीक है। ये उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। इसकी स्थापना सन 1935-36 के आसपास हुआ था, 1935, ठीक है। 1935 में ये हेली नेशनल पार्क का स्थापना किया गया था, ठीक है। इसका वर्तमान में नाम बदल कर इसका नया नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ है ये? उत्तराखंड के अंदर स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड में अगर आप देखें तो एक और भी क्या बोलते हैं अभ्यारण्य है, राजाजी बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड के अंदर ही, राजाजी बाघ अभ्यारण्य। चलिए, तो अगर ये बोलें तो ये समझ में आया कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, हेली नेशनल पार्क था। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है या भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये कहाँ है? लद्दाख के अंदर है, ठीक है, ये लद्दाख के अंदर है। जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है, एमपी के अंदर है, ठीक है। एमपी के अंदर कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और भारत में, पूरे अगर भारत में देखा जो सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है, तो ये भी एमपी के अंदर ही है, इसीलिए ना इसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। अब चलिए हम धीरे धीरे हम एक एक राज्य के हिसाब से हम देखते चलेंगे कि कौन से राज्य में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि ये किसी नेशनल पार्क का या फिर राष्ट्रीय उद्यान का या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम दे दिया जाएगा और पूछ देगा कि कौन से राज्य में स्थित है, या फिर जोड़ी मिलाने को हमको दे देगा, ठीक है। चलिए अब हम राज्यवार में शुरू करेंगे कि कौन से राज्य में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके लिए मैप ले लिया हूँ, मैप के माध्यम से बता दूंगा कि कौन से राज्य में कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ठीक है, या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो उड़ीसा में चलते हैं। देखिए उड़ीसा कहाँ पे मिलेगा आपको, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बगल में ये वाला जो है उड़ीसा है, ठीक है। चलिए, तो उड़ीसा के हम अंदर देखते हैं कि कौन कौन सा नेशनल पार्क है। उड़ीसा के अंदर अगर देखेंगे तो एक चिल्का अभ्यारण्य है, चिल्का अभ्यारण्य, ठीक है, चिल्का अभ्यारण्य है। साथ ही साथ सिमलीपाल अभ्यारण्य है, सिमलीपाल अभ्यारण्य से आप लिख दूंगा तो आप समझ जाना कि अभ्यारण्य है, ठीक है। साथ ही साथ अगर नेशनल पार्क की हम बात करें उड़ीसा के अंदर ही, तो भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहाँ पे जो है जो मैंग्रोव वन की प्रजातियाँ बहुत सारी पाई जाती है, मैंग्रोव वन की प्रजातियाँ पाई जाती है यहाँ पे। जैसे एक और है यहाँ पे भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है, इसमें हम जो हमको पता है कछुआ इसमें पाए जाते हैं। जैसे पूरे विश्व में 4 तरह के कछुआ पाए जाते हैं और चारों तरह के कछुआ जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे आपने कई बार से नाम भी सुना होगा, एक का नाम है ओलिव रिडले कछुआ, ओलिव रिडले, ठीक है। ये जो कछुआ है ये प्रजनन के लिए, अंडा देने के लिए भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है उस क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो ये पहला हो गया ओलिव रिडले कछुआ। एक और होता है ग्रीन सी, ठीक है, ग्रीन सी कछुआ। एक और का नाम है हॉक्सविल, और जो चौथा है उसका नाम है लेदर बैक कछुआ, लेदर बैक, ठीक है, लेदर बैक कछुआ। तो ये 4 तरह का जो कछुआ विश्व में पाए जाते हैं वो चारों भीतरकनिका नेशनल पार्क में ये अपना प्रजनन, ये उनका प्रजनन स्थल होता है, ठीक है। तो विश्व का जो ओलिव रिडले कछुआ है उसका सबसे बड़ा प्रजनन स्थल जो है यहाँ पे है, ठीक है। क्या बोलते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क में, एग्जाम में कई बार पूछा है ये, एक बार करंट अफेयर में भी कई बार से रहता है ओलिव रिडले कछुए। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रजनन स्थल के रूप में ये भीतरकनिका नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा के अंदर ही जो कि बाघ अभ्यारण्य उसका घोषित किया गया था, ठीक है, उसका नाम है सिमलीपाल। 2 है यहाँ पे जनरली, एक का नाम है सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल,
और दूसरे का नाम है सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सतकोशिया। ठीक है, ये सब टाइगर, ये दोनों टाइगर रिजर्व भी हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको याद रखना है कि उड़ीसा के अंदर चिल्का अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य, ठीक है, ये सिमलीपाल जो है क्या है, बाघ अभ्यारण्य भी है। ठीक है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, भितरकनिका, भितरकनिका में मैंग्रोव वन की प्रजातियां पाई जाती है, इसमें चारों तरह के कछुआ पाए जाते हैं। ये पूरा उड़ीसा के अंदर था। ठीक है, उड़ीसा के बाद हम चलते हैं जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो जैसे एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान को इस बार से मैं नेशनल पार्क एनपी लिख दूंगा। दूसरा है डाचीगाम नेशनल पार्क, डाचीगाम नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य भी है जम्मू कश्मीर के अंदर ही, एक पक्षी अभ्यारण्य है श्रीनगर में जिसका नाम है सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। ठीक है, ये जो सलीम अली थे वो भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक हैं। ठीक है ना, इनका नाम याद रखना है सलीम, इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखना है तो जो ये डाचीगाम नेशनल पार्क है इसमें ना कश्मीरी मृग पाया जाता है। ठीक है, कश्मीरी मृग, इसको स्टैग कहते हैं इंग्लिश में, ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम चलते हैं एक जगह राजस्थान के अंदर, देखते हैं कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सा नेशनल पार्क है और कौन कौन सा अभ्यारण्य है। तो राजस्थान में आपने सुना होगा घाना पक्षी विहार, घाना पक्षी विहार। ठीक है, या फिर केवलादेव घाना नेशनल पार्क भी इसे कहते हैं, केवलादेव घाना नेशनल पार्क। ठीक है, ये राजस्थान के अंदर है। ये जो केवलादेव घाना नेशनल पार्क है इसको ना पक्षियों का स्वर्ग के कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग। ठीक है, जैसे और अगर देखेंगे तो एक है रणथंभौर पक्षी विहार, रणथंभौर पक्षी विहार, ये सब राजस्थान के अंदर ही है। इसके बाद कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, जो ये केवलादेव घाना नेशनल पार्क है इसमें साइबेरियन सारस जो है प्रजनन के लिए आते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस। ठीक है, यहाँ पे साइबेरियन सारस जो है वो अपने प्रजनन के लिए आते हैं। ठीक है, ये जो केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य है यहाँ से दो नदियाँ भी निकलती हैं, बाणगंगा और गंभीरी। ठीक है, कहाँ लिखा जाए, यहाँ पे लिख देता हूँ बाणगंगा और गंभीरी। ठीक है, ये दो नदियाँ भी केवलादेव घाना नेशनल पार्क से ही निकलती हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेट के अंदर हम चलते हैं किसी उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ है हमारा, उत्तर प्रदेश ये है। ठीक है, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि कौन कौन सा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने सुना होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये एक टाइगर रिजर्व है, दुधवा बाघ अभ्यारण्य, दुधवा टाइगर रिजर्व भी कह सकते हैं। मैं टाइगर रिजर्व के लिए TR लिख देता हूँ। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान के लिए मैं NP लिख दूंगा। ठीक है, और चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही साथ अमानगढ़ बाघ अभ्यारण्य, अमानगढ़ बाघ अभ्यारण्य मतलब टाइगर रिजर्व, TR लिख देता हूँ। इसके बाद पीलीभीत अभ्यारण्य, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, ये सब क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सबको आपको याद रखना है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कई पक्षी विहार हैं, जैसे कि नवागंज, नवागंज पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार। ठीक है, जैसे एक और आप याद रख सकते हैं बखीरा पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार, ये संत कबीर नगर में है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इतना सब उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, चलिए अब आगे नए राज्य में हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कि क्या है। अब मैं इस स्लाइड को ब्लैंक कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखेंगे तो ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक है पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य, पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसके बाद आपने सुना होगा नामदफा बाघ रिजर्व, नामदफा बाघ रिजर्व या फिर टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये जो नामदफा नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व है। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर, ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ये नामदफा अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, और अगर देखना है तो एक है लाली वन्य जीव अभ्यारण्य, लाली वन्य जीव अभ्यारण्य,
ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। साथ ही साथ एक और है पासीघाट, पासीघाट अभयारण्य, ठीक है। ये पासीघाट अभयारण्य जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने तरफ है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने तरफ पासीघाट अभयारण्य है। इस एरिया में एक जनजाति पाए जाते हैं जिसका नाम है, हाँ, इस क्षेत्र में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उनका एक महत्वपूर्ण नृत्य है जिसका नाम है पोनंग, ठीक है। ये पोनंग नृत्य बहुत ही फेमस है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो जनजातियाँ पाई जाती हैं इस क्षेत्र में उनका नृत्य है पोनंग नृत्य, ठीक है। चलिए, अगर और बाघ अभयारण्य के अंदर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में देखना है तो एक का नाम है पाकुई बाघ अभयारण्य, पाकुई टाइगर रिजर्व, इसके साथ साथ कमलांग टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये सब अरुणाचल प्रदेश के, ये सब आपको नोट डाउन करते चलना है स्टेट वाइज कि कौन से स्टेट में क्या है, ठीक है। ये पूरा पूरा अरुणाचल प्रदेश का था। चलिए अब हम कर्नाटक के अंदर देखते हैं कि कर्नाटक में कौन कौन सा है। तो ये हमारा है कर्नाटक। कर्नाटक में जैसे आपने सुना होगा भद्रा अभयारण्य, नहीं भी सुना होगा तो अब सुन लीजिए और नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। भद्रा अभयारण्य, इसके बाद सोमेश्वर अभयारण्य, सोमेश्वर अभयारण्य के बाद तुंगभद्रा, तुंगभद्रा कर्नाटक की एक नदी है, उस नदी के नाम पर ही इसका नाम तुंगभद्रा अभयारण्य रखा गया। एक है नागरहोल अभयारण्य, नागरहोल अभयारण्य, ठीक है। नागरहोल अभयारण्य, यहाँ पर जो बाघ रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश के अंदर उनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाघ अभयारण्य जैसे कि बांदीपुर बाघ अभयारण्य या फिर बांदीपुर नेशनल पार्क भी है, तो उसी को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व। एक है नागरहोल, तो हो ही गया, यहाँ पे हमने लिखा है, ये भी एक टाइगर रिजर्व है नागरहोल। इसके साथ एक है दांडेली अंशी, ठीक है, दांडेली अंशी, ये सब टाइगर रिजर्व के अंदर आता है। एक और है बिलीगिरी भी है, नाम लिख ले सकते हैं, बिलीगिरी, ठीक है। बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर, ये सब टाइगर रिजर्व और साथ साथ अभयारण्य भी है। तो ये पूरा जो है कर्नाटक का था, ठीक है। चलिए अब असम में देखते हैं कि असम में कौन कौन सा है। तो ये है हमारा असम। असम में जैसे आपने सुना होगा मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी आपने सुना होगा। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है कांजीरंगा नेशनल पार्क। और नामेरी बाघ अभयारण्य के अंदर अगर देखेंगे तो ये जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये टाइगर रिजर्व भी है, साथ साथ जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है ये भी टाइगर रिजर्व के अंदर आता है। असम में दो और भी टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है एक नामेरी बाघ अभयारण्य और दूसरा है उसका नाम है ओरांग बाघ अभयारण्य, ओरांग, ठीक है। ये सब कहाँ है? असम के अंदर है, ठीक है। मध्य प्रदेश जो हमारा टाइगर स्टेट है उसके बारे में भी उसका भी हम देख लेते हैं, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक बाघ पाया जाता है इसलिए हम इसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे भारत का अगर बोला जाए कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक है, तो ये पेंच बाघ अभयारण्य है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेंच बाघ अभयारण्य, ये भारत का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य है, भारत का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य है, ठीक है। ये जो पेंच बाघ अभयारण्य है ना, ये मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी, ये दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में दोनों में टच होता है पेंच बाघ अभयारण्य। और अगर मध्य प्रदेश के अंदर देखा जाए तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, कान्हा किसली टाइगर रिजर्व। और है पंचमढ़ी अभयारण्य, पंचमढ़ी, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर ही है, एमपी के अंदर, ठीक है। और आपने सुना होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद पन्ना अभयारण्य, पन्ना बाघ अभयारण्य है ना, ये पन्ना बाघ अभयारण्य है। इसके बाद सतपुड़ा बाघ अभयारण्य, ये सबको आपको नोट डाउन करते चलना है, सतपुड़ा। और एक है संजय डूबरी बाघ अभयारण्य, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि सर्वाधिक बाघ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है जिसका नाम क्या है? पेंच बाघ राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभयारण्य, जो कि मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी स्थित है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के अंदर अब देख लेते हैं कि क्या क्या है महाराष्ट्र। चलिए हम इसके लिए नया स्लाइड ले लेते हैं महाराष्ट्र के लिए। तो ये है मध्य प्रदेश और यहाँ पर ये जो है वो महाराष्ट्र है, ठीक है,
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हम देखते हैं, यहाँ पे MH लिख देता हूँ महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के अंदर हम देखें पेंच बाघ अभ्यारण्य जो कि MP में भी था, ठीक है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में है एक तंसा अभ्यारण्य, तंसा अभ्यारण्य। इसके बाद बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। इसके बाद अगर बाघ अभ्यारण्य के अंदर देखा जाए तो एक का नाम है मेलघाट बाघ अभ्यारण्य। इसके बाद है सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य, सह्याद्री। इसके बाद नवेगांव नागजीरा, ठीक है, नवेगांव नागजीरा, ठीक है। ये सब जो है महाराष्ट्र के अंदर अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं तेलंगाना के अंदर। ये है तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना ये छत्तीसगढ़ से नीचे साइड लगता है। तेलंगाना में एक है पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य। इस साथ साथ एक है कावला वन्य जीव अभ्यारण्य, कावला वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये बाघ अभ्यारण्य भी है, ठीक है। आपको याद रखना है कि कावला जो है बाघ अभ्यारण्य भी है। इसके बाद तमिलनाडु में भी, तमिलनाडु को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्योंकि इसके बहुत सारा है, ठीक है। केरल के अंदर देख लेते हैं। ये हमारा है केरल, ठीक है। केरल में पेरियार अभ्यारण्य, इसमें दो ही है बस, एक है पेरियार अभ्यारण्य जो कि केरल के अंदर है। पेरियार के बाद एक है पराम्बीकुलम अभ्यारण्य, पराम्बीकुलम अभ्यारण्य, ठीक है, पराम्बीकुलम अभ्यारण्य, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो है पेरियार और पराम्बीकुलम, ये दोनों बाघ अभ्यारण्य भी है, साथ साथ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत भी आते हैं। इसके बाद अगर हम झारखंड में देखें, ठीक है, झारखंड में, तो झारखंड के अंदर एक पलामू के साथ साथ दालमा, ठीक है, ये सब बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है। एक हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों जो है बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व, ठीक है। एक है हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। इसके बाद अगर हम बिहार में देखें, बिहार के अंदर, तो बिहार में आप देख सकते हैं तो एक कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। साथ ही साथ एक है वाल्मीकि बाघ रिजर्व, वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। उम्मीद है इतना सारा समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर हम गुजरात के अंदर देखें, ये गुजरात हमारा, गुजरात में नल सरोवर अभ्यारण्य, नल सरोवर अभ्यारण्य। इसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब गुजरात के अंदर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में अगर देखें, ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अगर अंदर देखें तो आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा बाघ, हमने क्या देखा था कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व क्या था, पेंच, ठीक है, पेंच बाघ रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में था। वहीं पे यदि भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व देखा जाए तो वो है नागार्जुन सागर, यहाँ पे लिखता हूँ, नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ अभ्यारण्य, जो कि कहाँ है, ये है आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के अंदर। ये थोड़ा सा तेलंगाना के साथ भी लगता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य और सबसे छोटा पेंच, ठीक है। यदि गोवा में अगर देखा जाए तो ये है गोवा में बस एक याद आपको रखना, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गोवा में है, ठीक है। चलिए अब एक हम नया स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इधर मिजोरम में देखते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ये ब्लू वाला, ठीक है। एक बार टिक करता हूँ, ये अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जो ऑरेंज वाला असम है, असम के बाद यहाँ पे जो येलो दिख रहा है ये नागालैंड है, ठीक है। नागालैंड के नीचे ये जो है हमारा, ये मणिपुर है, ठीक है। और जो सबसे नीचे ये जो है ये मिजोरम है, और ये इधर जो येलो दिख रहा है तो हमको पता है क्या है, त्रिपुरा है। तो यदि मिजोरम में देखा जाए तो मिजोरम में आपको बस एक याद रखना है जिसका नाम है डाम्फा अभ्यारण्य, डाम्फा, ठीक है, डाम्फा अभ्यारण्य, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। अब मणिपुर के बारे में अगर देखा है तो मैं मणिपुर का यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। मणिपुर में तो मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ
राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो मणिपुर में स्थित किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ठीक है। इस एरिया में एक संगाई पाया जाता है, ठीक है, जो कि अति संकटग्रस्त जीव के अंतर्गत आता है। संगाई अति संकटग्रस्त, ये जो है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इस वाले एरिया को ना क्या बोलते हैं, आर्द्र स्थल घोषित किया गया है, आर्द्र स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। तो हमने इधर मिजोरम का देख लिया, मणिपुर का देख लिया। चलिए अब इधर हम देख लेते हैं तमिलनाडु का। ये तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु का देखते हैं। तो तमिलनाडु में एक है वेदांत गल अभयारण्य, वेदांत गल अभयारण्य। उसके बाद इंदिरा गांधी अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य। उसके बाद एक आपको याद रखना है मुदुमलई अभयारण्य, मुदुमलई अभयारण्य, ठीक है। एक जो एक टाइगर रिजर्व भी है यहाँ का, और टाइगर रिजर्व अगर देखना है तो आप लिख सकते हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, साथ साथ सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इसको 2021 में T+2 अवार्ड भी मिला था सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। T+2 किस लिए, बाघों की जो जनसंख्या थी उसको दुगना करने के लिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्पेस कम है तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये सब अभी तमिलनाडु का लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। और है एक श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई, श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई, ये भी तमिलनाडु के अंदर भी एक टाइगर रिजर्व है। इसमें इतना याद रखना है, ठीक है। अब हम लगभग सारे स्टेट्स को हमने यहाँ पे क्या क्या नेशनल पार्क है, कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, हमने देख लिया, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना है आपको कि जैसे कि हमको पता है कि 1972 में राष्ट्रीय वन्य जीव अधिनियम लाया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। कब, 1972 के अंदर। इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के 1972 के लागू होने के बाद ही सन 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, ठीक है। बाघ को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। इस प्रोजेक्ट टाइगर का जो शुरुआत किया गया था उस समय इंदिरा गांधी का सरकार था, ठीक है ना, इंदिरा गांधी का सरकार था। तो राजस्थान के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कैलाश सांखला, कैलाश सांखला, ठीक है, कैलाश सांखला। इन्हीं के नेतृत्व में ये प्रोजेक्ट टाइगर को शुरुआत किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया था कब, 1973 के अंदर। तो कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब छत्तीसगढ़ में शुरुआत करेंगे। हमने जितने भी स्टेट्स थे लगभग सारा चीज़ हमने देख लिया कि कौन से राज्य में कौन कौन सा अभ्यारण्य है, कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में। ये एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको नोट डाउन करना है और समझते भी जाना है। अब हम छत्तीसगढ़ के अंदर शुरुआत करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन सा अभ्यारण्य है, कितने अभ्यारण्य है, क्या क्या, हम सब देखेंगे अभी, ठीक है। चलिए हम छत्तीसगढ़ के अंदर शुरुआत करते हैं।